हेलो फ्रेंड्स। आज एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का, जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं और 10th में बच्चे उसको सिविक्स भी बोलते हैं। उसका चैप्टर वन है पावर शेयरिंग। ओके, इसमें पावर शेयरिंग मतलब कि पावर का शेयर। अब इसके लिए हालांकि क्लास 10 शुरू हो रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 9th का जो सिविक्स था, पॉलिटिकल साइंस का बुक था, उसको आप कवर कर चुके होंगे। तो एक रिवीजन के तौर पे हम उसका ओवरव्यू देते हैं बस। ठीक है, देखते हैं। फर्स्टली उसमें आप इंस्टीट्यूशंस करके चैप्टर पढ़े थे, जिसमें आपने देखा था पहला पार्लियामेंट, इस इंस्टीट्यूशन को देखे थे आप। फिर प्रेसिडेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में दो बॉडी होता है। ठीक है, फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी और सेकंड एग्जीक्यूटिव। ये सब आप पढ़ चुके होंगे पहले ही। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो होता है उसमें जो रूलिंग पार्टी हैं और जो ओपोनेंट है वो भी होते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव में पॉलिसी एक्ट बनता है। ठीक है, इसमें रूलिंग पार्टी भी होते हैं और अपोजिशंस भी होते हैं, क्योंकि अपोजिशंस भी हेल्प करते हैं किसी भी लॉ के फॉर्मेशन में, पॉलिसी के फॉर्मेशन में। ठीक है, और ऑपोजिशन एज ए एक्ट काम करते हैं उस पॉलिसी को, जो रूलिंग गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, कि वो सही है नहीं है। और इसी लेजिस्लेटिव में मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, उन्हीं में से कुछ मेंबर्स को चुन के और एक काउंसिल्स बनाया जाता है, जिसमें वो मेंबर्स रहते हैं। ये मतलब कि छोटे ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब कि जितना भी साइज है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, अब पार्लियामेंट दो बड़ी में बटा हुआ है, ये भी आप पढ़े होंगे। लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा में कितना सीट है अभी? 550 अलॉटेड है, हालांकि है नहीं, 543 है। और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 जा सकता है और लोकसभा में 550। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो लेजिस्लेटिव से चुन के आते हैं, ये रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं और अपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम COM लिखते हैं। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में जितना सीट है मतलब 550, इसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब कि बहुत ही कम नंबर्स हैं इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स का। तो जो मिनिस्टर्स हम लोग सुनते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, माइनिंग मिनिस्टर्स, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, तो वो सब आते हैं इसी में। अब वही इसी मिनिस्टर्स को इसी मिनिस्टर्स को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ लेजिस्लेटिव और ये रहा एग्जीक्यूटिव। तो पावर जो शेयर होता है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में होता है, अगर पार्लियामेंट के देखें तो, पार्लियामेंट में देखें तो। और एक और बड़ी ऐड होता है जुडिशियरी। ठीक है, तो ये तीन इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, इसको हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये एज ए डिवीजन के तौर पे आपको बताए हैं ताकि आगे काम आए। ठीक है, इस सबको इरेज करते हैं।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चैप्टर के साथ चलेंगे ताकि आप भी चैप्टर के साथ बने रहें। हम लोग जो डेमोक्रेसी का सफ़र टूर शुरू किए हुए थे, उसको आगे फॉरवर्ड कैरी करते हैं आगे और उसको पढ़ते हैं। हम लोगों ने 9 तक पढ़ा था इस चीज़ को, डेमोक्रेसी पढ़ते आ रहे थे, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पढ़ा था, पावर पढ़ा था। अब उसके आगे करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या हमको मिलता है। तो ये तो चैप्टर ही है पावर शेयरिंग, तो इसमें पावर्स की बातें होंगी। हम लोग पिछली बार देखे थे लास्ट ईयर में कि जितना भी पावर है वो किसी एक ऑर्गन के पास नहीं है। ऑर्गन मीन्स पार्लियामेंट एक ऑर्गन है, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सब एक ऑर्गन है। तो इन सब के पास आपस में पावर शेयर है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे शेयर है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन सब इंस्टीट्यूशंस के पास आपस में पावर शेयरिंग है, ठीक है। किसी एक के पास इंडिविजुअली सारी पावर नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर राजा वाला सिस्टम, जो एक राजा था और वही सब पे हुकूमत करता था, तो वो सिस्टम आ जाता, तो वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है, ये किस पे लागू होता है? लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव पे और जुडिशरी पे, ठीक है। तो किसी भी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जरूरी है अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छे से चलाना है तब। एक इस चैप्टर में और इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में इस पावर शेयरिंग वाले आइडिया को, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी पावर शेयरिंग को पढ़ने के लिए हम एक कहानी पढ़ते हैं। एक कहानी बेल्जियम का और एक पढ़ते हैं श्रीलंका का। यहाँ दोनों जगह डेमोक्रेसी है, ठीक है। यहाँ भी पावर शेयरिंग की बात है, लेकिन कुछ अलग है, डिफ्रेंशिएट है दोनों एक दूसरे से। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। आपको पता चलेगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। अगर कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छे से चाहिए, सब कुछ स्मूथली फंक्शन करे, इस सब के रीजन के कारण पावर शेयरिंग जरूरी है। तो हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका को देखते हैं और एक कहानी पढ़ते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, ठीक है। इसका एरिया बहुत छोटा, इतना छोटा कि हरियाणा से भी छोटा। इसके पॉपुलेशंस इतने छोटे कम हैं कि हरियाणा के आधा के बराबर, लगभग 1 करोड़ समथिंग के आसपास। ये फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी से लगता है और लग्जमबर्ग से लगता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एथनिक कंपोजिशंस के, यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कहने का मतलब कि कस्टम्स, रिचुअल्स जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो डाइवर्सिटी के हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ बहुत डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स है। कंट्री के जितने भी पॉपुलेशंस हैं उसमें से 59% वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन, जैसे कि आपको बता दें कि बेल्जियम डिफरेंट पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को, है ना। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो जो फ्लेमिश रीजन है, ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट है बेल्जियम का, उसमें जो लोग रहते हैं वो उसके 59% डच बोलते हैं। जो 40% बचे वो वैलेनियन रीजन में रहते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। जो वो 1% बचे वो जर्मन बोलते हैं, जो बेल्जियंस रीजन में रहते हैं। और इन सब का कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, ठीक है। ब्रसेल्स देखिए यहाँ बीच में, बीचों बीच ये कैपिटल सिटी है, ये ब्रसेल्स। तो 1% वो लोग वहाँ रहते हैं। जैसे कि देखिए दिल्ली भी अपना कैपिटल है इंडिया का, तो वो कितना छोटा है, और बाकी सब स्टेट कितने बड़े बड़े हैं, है ना। लेकिन सभी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस वहीं हैं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये सब इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वहीं हैं, मेन मेन। तो अगर हम बात करें, ये जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स बेल्जियम का, 80% लोग वहाँ के फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। यहाँ के माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच है, ठीक है, पावरफुल है। मतलब कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो बहुत कम है यहाँ पे, संख्या में बहुत कम नंबर्स में है, ठीक है। लेकिन वो रिच हैं तो पावरफुल है।
अब ये बहुत बड़ा फीलिंग दिलाता है, इसका गुस्सा आता है जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, क्योंकि डच बोलने वाले मेजोरिटी हैं। ज़्यादा लोग, ज़्यादातर लोग बड़े नंबर में जो लोग हैं वो यहाँ पे डच बोलते हैं, लेकिन ये गरीब हैं, तो इसलिए उनसे खुन्नस है, उनका जलते हैं उनसे, रिसेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलता है अच्छा खासा, एजुकेशंस उनके बच्चों को मिल जाता है बहुत बढ़िया, जो कि इन लोग को नहीं मिल पाता है ना। और यही एक रीजन है जिस कारण से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के कम्युनिटी के बीच में लड़ाई होते रहता है। 1950 और 1960 के बीच में ये देखा भी गया है। इन दो कम्युनिटी के बीच में ये जो टेंशन है, तनाव है, ये बहुत ही एक्टिव था उस समय, बहुत तेजी था, तीव्र था। ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखा गया। डच स्पीकिंग लोग जो थे, वो जो मेजोरिटी में थे उस देश में, बट माइनॉरिटी थे कैपिटल में। ठीक है, एक बार आपको हम फिर से मैप पे ले जाते हैं। यहाँ देखिए, पहले इसको इरेज कर लें। देख रहे हैं, सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया था उसमें मेजोरिटी में थे डच लोग, डच स्पीकिंग लोग, और गरीब थे। और फ्रेंच लोग, फ्रेंच स्पीकिंग कम थे, वो अमीर थे। लेकिन अगर ब्रसेल्स की बात करें, इस कैपिटल सिटी की बात करें, कैपिटल की बात करें, बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल्स की बात करें, तो यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजोरिटी में थे और डच बोलने वाले माइनॉरिटी, जस्ट अपोजिट हो गया। और इससे क्या होगा कि फ्रेंच लोग वहाँ पे अमीर थे, है ना। अभी भी आप देख लीजिए, तो दिल्ली में जो रहते हैं लोग हमारे कैपिटल में, वो कितने रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं। और हम लोग जो रहते हैं स्टेट में, तो वो उनके मुताबिक, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, उनके मुताबिक अगर हम कंपैरेटिवली चेक करें तो उतने नहीं हैं। आते हैं अपने बुक पे, चलिए कंपेयर करते हैं इसको, क्या सिचुएशन है श्रीलंका का उससे। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, जो साउदर्न कोस्ट से, बस इंडिया के साउदर्न कोस्ट पे सबसे लास्ट स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। उससे जस्ट थोड़ा सा दूरी पे है। ठीक है, आपने कहानी सुना होगा, राम सेतु, राम जी श्रीलंका गए थे सीता जी को लाने, तो वही श्रीलंका है ये। यहाँ पे लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर है। बाकी अदर नेशन के हिसाब से और जैसे कि अदर नेशंस में वहाँ के डाइवर्स पॉपुलेशंस होते हैं, यहाँ भी वैसे ही थे। यहाँ पे जो मेजर सोशल ग्रुप थे वो सिन्हाला स्पीकर थे। सिन्हाला जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज है श्रीलंका का, वो है। तो 74% लोग ऐसे थे। और जो तमिल स्पीकर्स थे वो 8% थे, सॉरी 18% थे। अब तमिल और श्रीलंका दोनों आसपास है। जैसे कि आपको हम एक मैप से दिखाते हैं, कोशिश। ये है श्रीलंका और ये है तमिलनाडु। तो आना जाना तो लगा रहता था पहले। तो लोग, जो राजा थे, वो गुलाम के तौर पे इसको ले जाते थे, चाहे इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे वो ले जाया करते थे इनको यहाँ पे। तो उनके एंसिस्टर यहाँ पहुँचे, तो ही उनके जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पाए गए। ठीक है, तो वो लोग तमिल कहलाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया और श्रीलंका, इंडिया का साउदर्न कोस्ट तमिलनाडु का कितना पास है श्रीलंका से। तो तमिल में रहने वाले लोग वहाँ पे रहते थे। ठीक है, आना जाना लगा रहता था, क्योंकि एज ए गुलाम के तौर पे लोगों को आना जाना लगा रहता था। राजा यहाँ से वहाँ ले जाते थे, कुछ कंस्ट्रक्ट करना था, फिर उनके एंसिस्टर्स वहीं बस बस गए। एंसिस्टर कहने का मतलब कि उनके पूर्वज वहीं रह गए, फिर उनके जनरेशन नए नए आए, सो वो रह गए, उनको तमिल बोलते हैं वहाँ।
इसलिए वहाँ पर तमिल स्पीकर लोग हैं। और ये जो तमिल स्पीकर लोग हैं, ये भी फिर से 2 ग्रुप में बँट गए, ठीक है? वो जो तमिल नेटिव हैं वहाँ के पहले से श्रीलंका में, ठीक है? और दूसरा दूसरा जो जिसके पिताजी लोग वहाँ पे गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर के तौर पे, मतलब खेत में काम करने के लिए कॉलोनियल टाइम में, ठीक है? उनको इंडियन तमिल बोलते हैं। तो वहाँ के एक तमिल स्पीकिंग भी 2 पार्ट में बँट गए। जैसे कि हम लोग देखें, श्रीलंका श्रीलंका में 2 लैंग्वेज बोलने वाले, एक सिन्हाला बोलने वाले और एक तमिल बोलने वाले। और तमिल भी अब 2 पार्ट में बँट गए, एक जो वहाँ के नेटिव तमिल हैं और एक जो इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल कौन हुए? जिनके फोरफादर ब्रिटिश टाइम में जब उनका हुकूमत था तो वो यहाँ से ले जाते थे स्लेव के तौर पे और वहाँ पे इनसे काम करवाते थे किसान के तौर पे, खेत में एग्रीकल्चर फील्ड में काम करवाते थे इनसे। तो वो लोग फिर वहीं पे रह गए, बस गए। तो उनके जो जनरेशन्स हैं वो अभी उनको इंडियन तमिल कहते हैं। जैसा कि आपने मैप में देखा जैसा कि आपने मैप में देखा, श्रीलंकन तमिल्स नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में है, ठीक है? और ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग जो हैं या फिर उसको बुद्धिस्ट भी बोलते हैं। अब बुद्धिस्ट कैसे बोलते हैं, तो आप एंशिएंट में क्लास 7 में 6 में पढ़े होंगे। अशोका जब बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड कर रहे थे, फैला रहे थे, तो वहाँ पे श्रीलंका में अपने दोनों बेटे और बेटी को भेजे थे, ठीक है? इसको बुद्धिस्ट रिलीजन को फैलाने के लिए। तो वहाँ से बुद्धिस्ट लोग यहाँ श्रीलंका में आ गए उस रिलीजन का। और ज़्यादातर जो तमिल और हिंदू हैं और मुस्लिम हैं वहाँ पे। अब देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ देखिए श्रीलंका है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न पार्ट और इसका ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे बसे हुए हैं तमिल लोग, ठीक है? श्रीलंकन तमिल लोग बसे हुए हैं। ये है इंडियन तमिल, ठीक है? और ये वाइट वाले जितने भी हैं, सॉरी येलो वाले, ये सिन्हला हैं, ठीक है? और जो कहीं कहीं दिख रहा है ये सब मुस्लिम कहीं कहीं बसे हुए हैं, ठीक है? अब सोचिए कि अब वहाँ का क्या सिचुएशन रहा होगा बेल्जियम का। इन बेल्जियम में डच कम्युनिटी, जिनको एडवांटेज नहीं मिल रहा था, हालांकि वो मेजोरिटी में ज़्यादा थे, और उनको फोर्स किया जाता था फ्रेंच के द्वारा, क्योंकि वो रिच और पावरफुल थे और उनका स्पीकिंग लैंग्वेज क्या था? जर्मन था। अब ये फोर्स करना, डोमिनेंसी दिखाने के कारण फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो डोमिनेंसी दिखाते थे डच स्पीकिंग लोगों पे, जो मेजोरिटी थे, ये कन्फ्लिक्ट का कारण बना, ठीक है? क्रांति का, रेवोल्यूशन का कारण बना वहाँ, ठीक है? अब इससे क्या होगा? अब अगर ऐसा चलता रहा तो कंट्री 2 पार्ट में बँट जाएगा। एक पार्ट को कहेंगे फ्रेंच स्पीकिंग और एक डच स्पीकिंग। लेकिन इससे तो बचाना है, तो क्या करना होगा? अब दोनों, अच्छा एक बात बताइए, ब्रुसेल्स कैपिटल था बेल्जियम का, बीचों बीच, ठीक है? हम लोग चलते हैं इस मैप पे, देख रहे हैं ब्रुसेल्स कैपिटल है। अगर ये 2 पार्ट में बँट गया, मान लेते हैं कि ये, एक मिनट, ये इसके इधर आ गया डच स्पीकिंग वाला और इसके ऊपर आ गया फ्रेंच स्पीकिंग वाला। हम इसलिए कलर के हिसाब से किए हैं ताकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दिखे। अब ये लोग आपस में इसलिए लड़ेंगे कि ब्रुसेल्स जो कैपिटल है उस पर किसका अधिकार होगा, वो किसके अंदर आएगा, डच के अंदर या फ्रेंच के अंदर। तो कभी भी ये कन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होने वाला है इस तरीके से अगर देखा जाए तो, ठीक है? ये तो बात रहा बेल्जियम का, ब्रुसेल्स का। लेकिन ब्रसल्स के बाद हम लोग देखें श्रीलंका में क्या हुआ। सिन्हाला जो कम्युनिटी था वहाँ देखें कि वो अपना मेजोरिटी एंजॉय कर रहा था, जो माइनॉरिटी तमिल थे उनके ऊपर पूरे कंट्री में। अब हम लोग देखते हैं आगे कि इससे श्रीलंका पे क्या हुआ। तो एक टॉपिक नया है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, उसको देखते हैं।
श्रीलंका में देखिए, ये 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया था और यहाँ के जो लीडर थे सिन्हाला कम्युनिटी के, वो अपना डोमिनेंस सेटअप कर रहे थे गवर्नमेंट पे, ठीक है, अपना पावर दिखाते थे। और इससे क्या होता था कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होते थे, वो इनके प्रभाव में उनको आना पड़ता था, ठीक है। जो भी वहाँ पे मेजोरिटेरियन मेजर्स जो थे, उनको सिन्हाला सुपरमेसी को एडप्ट करना पड़ता था। मतलब कि उस समय का कंडीशन ही वैसा था जब वो देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि सिन्हाला वहाँ पे डोमिनेंट थे। सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेज, सिन्हाला कम्युनिटी वहाँ पे डोमिनेंट थे। आप देख रहे होंगे कितना दूर में ये फैले थे। तो इनके फेवर में भी कुछ काम करना जरूरी था ताकि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हाँ तुरंत 2 मिनट में, 5 मिनट में, 1 दिन, 10 दिन, महीने दिन में हो जाए। ये सालों साल लग जाता है एक अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश होने में, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके का पॉलिसी बनाते थे जो कि सिन्हाला के फेवर में हो, ताकि वो उनके फेवर में रहे तो स्टेबल रहे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी काम करते रहे और सिन्हाला का सुपरमेसी उनको ऐसा लगे कि हाँ वो सुपरमेटिव हैं यहाँ पे। 1956 में एक्ट पास जो किए थे, 1956 में एक्ट पास हुआ, ठीक है। तो सिन्हाला को उसमें बताया गया कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा श्रीलंका का। वहाँ पे तो ऑफिशियल लैंग्वेज तमिलनाडु के, सॉरी, तमिल लोग के भी थे, है ना, जो नेटिव तमिल थे उनका भी और इंडियन तमिल उनका भी, वो रखना चाहिए था। लेकिन सिन्हाला को उन्होंने फेवर दिया था इस चीज़ को लेकर। सिन्हाला खुश तो रिवॉल्ट करेंगे नहीं, और मेजोरिटी में थे वो, तो इसलिए इस रिवॉल्ट से वो लोग डरते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। और ये तमिल को, तमिल लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब इसीलिए गवर्नमेंट फॉलो करने लगे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अभी हम बताए हैं कि जो सिन्हाला के फेवर में हो, सिन्हाला मेजोरिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देके काम करे, उनके हित में पहले सोचे कि हाँ उनको ये मिलना चाहिए। अब इससे क्या होंगे, तमिल लोग खफा हो जाएंगे, वो एलियनेशंस के शिकार हो जाएंगे, फीलिंग ऑफ एलियनेशन डेवलप हो जाएगा उनमें। मतलब मान लीजिए 2 आदमी है, सब कुछ एक आदमी को मिल रहा है, सब कुछ एक आदमी के लिए किया जा रहा है, तो दूसरा आदमी सोचेगा सोचेगा ना कि मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम तो अकेले पड़ गए। तो वहाँ पे एलियनेशन 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 बोलते हैं कि अलग होना, अकेला होने को। तो वहाँ से ऐसा फीलिंग आ जाएगा तमिल के मन में। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जो ये बुद्धिस्ट सिन्हाला या फिर कोई बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर ऐसे नहीं थे जो इस मुद्दे को, इस लैंग्वेज और कल्चर पे जो पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की, उसके ऊपर आवाज़ उठाए, बातचीत करे, ऐसा कुछ नहीं। कोई लीडर नहीं थे, ना ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ना ही सिन्हाला लीडर थे ऐसे कोई। इससे उनको लगने लगा था कि जो संविधान और गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी, ये उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट सिन्हाला, इन सबको बढ़ाते जा रही थी, मतलब कि और बूस्ट कर रही थी। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, उनको नेशनल लैंग्वेज बता दिया गया, ठीक है। लेकिन और भी जो उनके सिन्हाला के फेवर में जो लॉ और पॉलिसी बन रहा था, और तमिल को वहाँ पे डोमिनेट किया जा रहा था, ऑप्रेस किया जाता था, ये तो उन इस फेवर में नहीं था। ये तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ नहीं रहता है कहीं, और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिला। तो यहाँ पे उनके बीच में भेदभाव होते रहता था, और ये क्या क्रिएट किया, ये तमिलियंस और सिन्हाला के बीच में और भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, उनके मन में और भी भेदभाव और बढ़ा दिया, ठीक है। रिलेशन क्या हो गया, स्टैंड हो गया। धीरे धीरे क्योंकि नए नए पॉलिसी आते गए, नए सरकार आते गए, उनके फेवर में बनाते गए, तमिल को ऑपरेस करते गए, सप्रेस करते गए, तो फिर इस रीजन से श्रीलंकन जो तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स थे वो लोग, तो अब इन सब चीज़ को देखकर श्रीलंकन तमिल्स अपना एक पार्टी बनाए, और संघर्ष तो किसी भी तरीके से करना था, और संघर्ष करने के लिए एक पार्टी की ज़रूरत थी। तो उनको तमिल का रिकॉग्नाइजेशन लेना था एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए था, इक्वलिटी चाहिए अपॉर्चुनिटी में, कि एजुकेशन और जॉब में इक्वल, जैसे कि जाते थे पढ़ने, ठीक है। तो अगर सब कुछ तमिल के बच्चे गए और सब कुछ सिन्हाला लैंग्वेज में बोला जा रहा है, तो तमिल तो पढ़ नहीं पाएंगे। अगर इस कारण से वहाँ पे भी वो मात खा गए। अगर डोमिनेंसी की बात करें तो कुछ स्कूल में जो सिन्हाला के अंदर में चलता था, वहाँ पे तमिल के एडमिशन नहीं होते थे, वो गरीब थे,
उसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर जॉब की बात करें तो सिन्हाला लोग का ज़्यादा मेजोरिटी था, तो ज़्यादातर वही थे। तो वहाँ जिस डिपार्टमेंट में रहते थे तमिल लोग, पहली बात तो उनको जॉब वहाँ नहीं होता था। अगर जॉब हुआ तो फिर वो लोग वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते थे, सप्रेस करते थे, ऑपरेसिव बिहेवियर रखते थे उनके अगेंस्ट में। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने एक पार्टी बनाया। ठीक है। और उस पार्टी से अपने बात को रखने की कोशिश किया। तमिल लोगों ने संघर्ष करना उस पार्टी के मीडियम से, पार्टी के माध्यम से शुरू किया। और बात यही था ऑफिशियल लैंग्वेज का और रीजनल ऑटोनॉमी का। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन हमेशा ये क्या होता था, डिनाइड कर दिया जाता था। लेकिन 1980 में देखते हैं क्या हुआ। कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए और डिमांड किए किस चीज़ का, इंडियन तमिल एलम स्टेट का। ठीक है। मतलब कि अब आप तो पूरा श्रीलंका है, सिन्हाला भी है और तमिल वाले भी हैं। तो सिन्हाला तो इंडिपेंडेंट है ही पहले से, और तमिल यहाँ पे क्या है, उनके डोमिनेंसी के अंदर में है। तमिल को भी इंडिपेंडेंट होना है, तो तमिल अब वहाँ से डिमांड करने लगे इंडिपेंडेंट। पहले तो रीजनल ऑटोनॉमी का बात किए, जो माना नहीं गया, बार बार डिनाइड कर दिया गया। अब उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग को एक तमिल एलम स्टेट चाहिए। कहाँ पे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। क्यों? क्योंकि वहीं पे वो लोग बसे हुए थे, देखे हैं अभी हम लोग। अब यहाँ पे देख रहे हैं अविश्वास जो बन रहा है, बढ़ते जा रहा है इन दो कम्युनिटी के बीच में। ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट का कारण बना, कन्फ्लिक्ट हुआ। 1980s के बाद ये सिविल वॉर का रूप ले लिया। ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, बहुत लोग दोनों तरफ के, ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिल के ही, क्योंकि वार होती है तो फिर दोनों तरफ के लोग को नुकसान पहुंचता है। तो हजारों हजार लोग दोनों कम्युनिटी के मारे गए उसमें। ठीक है। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो उस कंट्री को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है। बहुत सारे अपने जिंदगी से हाथ धो बैठे। जो उनका लाइवलीहुड था डेली का, वो उनसे बिछड़ गया। जैसे कि जो जिस कंफर्टेबल में वो रहते थे, उससे वो डायरेक्टली सेपरेट हो गए, अलग हो गए। ये सब सिविल वार का देन था। किनके बीच में हुआ था, सिन्हाला और तमिल्स के बीच में। अब ये सिविल वार क्या किया, अब आपको बताए हैं कि कोई भी एरिया या स्टेट बोले, कंट्री बोले, उसको एक तरीके में, एक सिस्टम में आने के लिए बहुत सालों साल लग जाता है। और ये जो वार होता है वो सबको पीछे भेज देता है। क्यों? क्योंकि वार होता है तो इकोनॉमिकल कंडीशन खत्म, सफाई खत्म हो जाता है। अगर इकोनॉमिकल कंडीशन खत्म तो सोशल बिहेवियर खत्म हो जाता है कि नहीं? वहाँ पे जो ज़रूरतें, नीड्स होती है वो ख़त्म हो, ज़रूरत नीड्स तो बढ़ जाती है ना। क्योंकि अब मान लीजिए कि पहले मेरे घर में आटा था, अब वार हुआ, आटा ख़त्म, पैसा है नहीं, बाहर मार्केट में गए ये लाने आटा, तो मार्केट में भी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है देश का। तो किसी दूसरे से लेंगे, उसके पास भी ख़त्म। अब कुछ समय ऐसा आएगा कि दूसरे के पास आटा देंगे तो हम लोग छीन लेंगे। तो ये सब कन्फ्लिक्ट का कारण बन गया। यही कुछ ऐसा सिचुएशन था आज से सैकड़ों साल पहले, जिससे हम लोग यहाँ तक आए हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में यहाँ तक आए हैं। ठीक है। पहले हम लोग के पास यही था, रिसोर्स नहीं थे, है ना, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब था, सोशल स्ट्रक्चर खराब था, कल्चरली हम लोग अलग थे, एक दूसरे से हम लोग इस रीजन से कन्फ्लिक्ट करते थे। तो हम लोग धीरे धीरे सिविलाइज हुए, इस तरीके का थॉट्स हम लोग के में डेवलप हुआ और हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। तो एक वार क्या करता है, ये सारा सिचुएशन फिर से क्रिएट करता है और वो बहुत सैकड़ों साल पीछे चला जाता है। तो ये जो सिविल वार शुरू हुआ था श्रीलंका में, ये जाके खत्म हुआ 2009 में। ओके। अब हम बात करें बेल्जियम का, तो जो बेल्जियंस के लीडर्स थे वो कुछ और रास्ता निकाले इसका। ठीक है। अब क्या रास्ता निकाले वो देखते हैं। इन्होंने रीजनल डिफरेंस को पहचाना और कल्चरल डाइवर्सिटी को पहचाना। रीजनल डिफरेंस मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए हिमाचल वाले लोग और मध्य प्रदेश वाले लोग, यूपी वाले लोग, ये मध्य प्रदेश यूपी वाले लोग, मध्य प्रदेश तो खैर जंगल, वहाँ पहाड़ कुछ है, यूपी वाले लोग, बिहार वाले लोग, नॉर्दर्न साइड जो प्लेन है वहाँ पे, और हिमालय की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, कश्मीर की बात करें, वहाँ पर पहाड़ है। तो यहाँ पे ये रीजनल डिफरेंस हुआ, है ना। यहाँ का रीजन कुछ और वहाँ का रीजन, रीजनल डिफरेंस से क्या होगा,
रीजनल डिफरेंस से कल्चरल डिफरेंस होगा, है कि नहीं? यहाँ का कल्चर कुछ और होगा, वहाँ का कल्चर कुछ और होगा, है कि नहीं? यहाँ रहने का तरीका कुछ और, वहाँ कुछ और, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सस्टेन करने के लिए हम लोग को कुछ अडेप्ट करना पड़ता है, और अडेप्ट किसके बेसिस पे? तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पे, नेचुरल वेजिटेशंस के हिसाब से, रिसोर्स क्या है उसके हिसाब से, तो हम लोग उसको अडेप्ट करते हैं, जिस कारण से रीजनल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलता है। तो बेल्जियम में ये ऐसा हुआ तो वो लोग पहचाने, क्या पहचाने कि डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग के बीच में डिफरेंस 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अमेंड कहने का मतलब सुधार करना, उसमें कुछ अल्टर करना, कहने का मतलब कुछ या तो ऐड करना या उसमें से हटाना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना, उसमें से कोई एक्ट निकाल के हटा देना जो सही लगे कि ये, हाँ, ये एक्ट आने से सिविलाइज्ड जो हम लोग का सोसाइटी है उसमें कोई ना कोई तरीके का दिक्कत हो रहा है, तो उस तरीके के एक्ट को हटाने को बोलते हैं अमेंड, मतलब सीधा समझिए सुधार करना। तो 1970 और 1993 के बीच में ये बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और ये अमेंड 4 बार किया, ठीक है। अब इस तरीके से अमेंड किया और इस तरीके से इसका अरेंजमेंट किया कि अब कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनको भी इनेबल किया एक साथ रहने का। ये क्या कब हुआ? तब 4 बार बारी बारी से सुधार किया गया उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में, अमेंड किया गया। अब ये ऐसा क्या था? तो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज था, ठीक है, क्योंकि 4 बार सुधार किया गया। 4 बार मतलब क्या? पहली बार हुआ होगा उससे कुछ सुधरा होगा, दूसरी बार उससे कुछ, तीसरी बार उससे कुछ, चौथी बार उससे कुछ, कुछ इस तरीके से। अब कौन सा मॉडल वो अपनाए उसको हम लोग देखते हैं नीचे। अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो डच बोलने वाले जो लोग होंगे और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। जैसे हम लोग बोले सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लेते हैं 50 मेंबर्स हैं, तो 25 मेंबर्स जो होंगे वो डच स्पीकिंग से आएंगे और 25 मेंबर्स फ्रेंच स्पीकिंग से आएंगे। जैसे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अभी हम लोग पढ़े हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, या फिर आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, पार्लियामेंट, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं से रेगुलेट होता है। तो अगर वहाँ पे पार्लियामेंट में अगर 50 मेंबर हैं तो 25 डच बोलने वाले होंगे और 25 फ्रेंच बोलने वाले होंगे, ठीक है। अब इक्वलिटी यहाँ पे दिख रहा है आपको, कुछ स्पेशल लॉ भी जरूरत था, ठीक है, ताकि मेजोरिटी को सपोर्ट किया जाए और उनके हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को उससे फायदा हो, सपोर्ट मिले। इससे क्या होगा कि कोई भी सिंगल स्पीकिंग लैंग्वेज जो सिंगल कम्युनिटी होगा वो अकेले कोई एक डिसीजन नहीं ले पाएगा। अगर मान लेते हैं कोई एक डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो उस डिसीजन में 50 मेंबर्स का ये चाहिए, फेवर चाहिए। अगर 25 मेंबर्स डच के हैं और 25 फ्रेंच स्पीकिंग के हैं, दोनों इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों इक्वल फेवर करेंगे और तभी कोई एक्ट और पास होगा। तो कहने से ये मतलब हुआ कि सिर्फ फ्रेंच के वोट से, सिर्फ डच बोलने वाले के वोट से पार्लियामेंट में ये पास नहीं हो पाएगा, मतलब बिल पास नहीं हो पाया, लॉ नहीं बनेगा। अब ये बताता है क्लियर कि नहीं, पार्लियामेंट में दोनों इक्वल नंबर में हैं, इक्वल नंबर में होने के कारण उन दोनों का इक्वल योगदान है किसी भी लॉ बनाने में, ठीक है। अब कुछ पावर्स, लगभग मेनी पावर्स, बहुत पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था अब वो दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और बना दिया कंट्री को 2 रीजन में। जैसे कि हम लोग के इंडिया से कंपेयर करेंगे तब हम ज़्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया देख पा रहे हैं अपने आँख से, इसमें क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के इंडिया में, कंट्री में 2 गवर्नमेंट है, एक इंडियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर है और सेंट्रल के भी पास कुछ पावर है। तो यहाँ भी 2 लेवल पे गवर्नमेंट हमारा बट गया, जो कि हम लोग अभी क्लास 10th में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर, वहाँ पे ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करता है, नहीं, यहाँ पावर शेयर होता है उन दोनों के बीच में। ऐसा ये प्रोविजंस लाए थे बेल्जियम वाले। थर्ड पॉइंट क्या है, ब्रसेल्स के पास सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अभी देखे थे हम लोग, फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल जो हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसेल्स में है
और क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किए हैं इस रीजन से, ठीक है। हालांकि हम लोग देखे थे कि मेजोरिटी किसका है, मेजोरिटी है डच स्पीकिंग वालों का, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मुझे डच वाले लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं उनका इक्वल नंबर रहेगा मिनिस्ट्री में। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अब तीसरे टाइप के भी गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं जो अपने अपने भाषा के होते हैं, जैसे कि डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, ये लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है वो होता है, ठीक है। इस गवर्नमेंट के पास पावर होता है कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आपको हम नॉर्मली बता दें तो जो आप घर में गांव में देखते होंगे लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, पंचायत, जो लोकली एक गांव से चुन के एक बन के आए लीडर, मुखिया जिसको बोलते हैं, हम लोग वो खुद से उनको बनाते हैं तो वहीं रिसॉल्व हो जाता है हमारा जो भी समस्या है। तो वो अगर एक गांव से हैं तो जाहिर सी बात है वो एक गांव जो होगा किसका होगा, डच बोलने वाले का होगा या फिर फ्रेंच बोलने वाले का होगा, मतलब कि सिंगल एक वन लैंग्वेज बोलने वाले का होगा, ये क्लियर है। अगर वन लैंग्वेज बोलने वाले का होगा तो कल्चर भी सेम होगा, तो जो उनके लीडर बन के आएंगे वो उनके लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन पॉलिसी सब कुछ को समझेंगे वो, तो वहां पे अच्छे तरीके से उस चीज को गवर्न कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेल्जियन मॉडल जो अभी आया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड है। उनके लिए भी, दूसरों के लिए नहीं, उनके लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड है जो बेल्जियम में रह रहे हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट्स ही वहाँ पे काम किया, ठीक है। हाँ, ये अरेंजमेंट सुनने में, समझने में आपको दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत बेल्जियम में रहने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो लेकिन ये अरेंजमेंट ही वहाँ पे काम किया, हालांकि इसको 4 बार अमेंड करना पड़ा था इसके कॉन्स्टिट्यूशंस को। इसमें इससे क्या हुआ, जो सिविल वार देखे थे हम लोग अभी सिन्हाला और तमिल के बीच में हुआ था, उससे राहत मिला, वो नहीं हुआ, ठीक है। मेजर कम्युनिटी और माइनर आपस में लड़े नहीं, रिवॉल्ट नहीं किए किसी कारण को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, और एक तरीके से लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक लाइन पे इनका डिवीजन हो गया, पॉसिबल हो गया। लेकिन जब बहुत सारे कंट्री यूरोप के आए आपस में, एक यूरोपियन यूनियन बनाए, ठीक है, और ब्रसल्स को ही उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। यूरोपियन यूनियन क्या है, तो 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जो यूरोप के ही कंट्री हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप है, और वो सब आपस में मिलकर एक यूनियन बनाए हैं, उसी को बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। और यूनियन होगा तो कहीं ना कहीं उनका हेडक्वार्टर जरूर होगा, तो ब्रसल्स ही वो अपना हेडक्वार्टर रखे हैं, ठीक है। तो ये था कहानी बेल्जियम का और श्रीलंका का। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट डू वी लर्न, क्या हमने सीखा, किससे, इस बेल्जियम और श्रीलंका के स्टोरी से। दोनों जगह डेमोक्रेसी है, दोनों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन है पावर शेयरिंग का, ठीक है, लेकिन ये पावर डेमोक्रेसी है दोनों जगह, लेकिन पावर शेयरिंग करने का मैकेनिज्म डिफरेंट है। बेल्जियम में लीडर्स रियलाइज किए कि यूनिटी कंट्री का जरूरी है, ठीक है, और एक दूसरे के फीलिंग्स को, कल्चर को, लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना शुरू किए, ठीक है, जिस कारण से ये लोग एक सही सिविलाइज तरीके से रहने में, सोसाइटी में सक्षम रहें, है ना। और श्रीलंका क्या हुआ, तो श्रीलंका एक कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल है किस चीज़ का, यहाँ पे दिखता है मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो फोर्स करती है, डोमिनेंस करती है माइनॉरिटी पे, ठीक है, और पावर शेयर करने के लिए रिफ्यूज करती है, मतलब कि उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती ही नहीं है तमिल के, ना उनके लैंग्वेज को, ना फीलिंग्स को, ना उनके कल्चर को। तो इस रीजन से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, ठीक है। अब पावर शेयरिंग जरूरी है, डिजायरेबल है, नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हालांकि बीच में हम हॉरिजॉन्टल करना भूल गए थे, वर्टिकल ही रह गया था, तो अगली बार से ध्यान रखेंगे। चलिए ख़त्म करते हैं, थैंक यू।